ओके बच्चों, now today's topic is chemical properties of alkene and alkynes. See, when we talk about alkenes and alkynes, बेटा alkene में हमारे पास C डबल बॉन्ड C है, जबकि alkyne में C ट्रिपल बॉन्ड C है। इन दोनों में हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं। इसमें भी लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेटा, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर है विच कैन बी टेकन आउट इजीली, तो सबसे पहली बात यहाँ पे अटैक जनरली इलेक्ट्रोफाइल के होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड है तो इलेक्ट्रोफाइल कैन इजीली अटैक ऑन दिस। ठीक, और क्योंकि अनसैचुरेटेड है, अगर इसमें मान लो मैं कोई चीज ऐड कर देता हूं, से मैंने यहाँ पे कोई X2 ऐड कर दिया फॉर द टाइम बीइंग, तो एक X यहां लगा, एक X यहां लगा, और हमारे पास यहाँ पे X आया और यहां पे भी X आया। ठीक बच्चों, अब इस फिनोमिना के दौरान क्या हुआ कि एक पाई बॉन्ड टूटा, वन पाई बॉन्ड ब्रेक्स। ठीक, वेयर एज अगर आप ध्यान देंगे यहां पे दो नए सिग्मा बन गए, टू सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है जी, हुआ क्या कि एक पाई बॉन्ड टूटा और दो सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब आपको पता है पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, तो वीक बॉन्ड टूटा है और वो भी एक, और बने हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वो भी दो। तो हुआ क्या कि एक वीक बॉन्ड टूटा और दो नए सिग्मा बॉन्ड विच आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स वो बने। समझ में आई बेटे बात? एंड दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इससे हीट क्या होगी, रिलीज होगी। तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन होने सबसे इजी होंगे, इनको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एडिशंस। क्या बोलेंगे? एडिशन। यहां पे एडिशन होती है, तो इन दोनों रिएक्शन में पहली बात तो ये है कि एडिशन के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि एडिशन होते हुए हमारे पास क्या हो रहा है, एक पाई बॉन्ड टूट रहा है, दो सिग्मा बन रहे हैं, एक वीक बॉन्ड टूट करके दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं। इस वजह से सबसे ज्यादा चांसेस जो हमारे पास रहेंगे वो सो द थिंग इज कि इसमें एडिशन रिएक्शन सबसे ज्यादा होंगे, ये पहली बात है। अब एडिशन भी कौन सी होगी, किस तरह की एडिशन होगी? देखो बेटा, यहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसके ऊपर लोन पेयर होते हैं। ठीक है बच्चे, अगर मान लो कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, जैसे मान लो वाटर है, तो वाटर के ऊपर लोन पेयर होते हैं, और लोन पेयर जो होंगे दे विल बी रिपेल्ड बाय दीज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो लोन पेयर को रिपेल करेगा। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एटलीस्ट एल्कीन में तो पॉसिबल नहीं होते हैं, एल्कीन में ये पॉसिबल नहीं होते हैं। हाँ, अगर हम एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, यानी s करेक्टर इज क्वाइट हाई। s करेक्टर ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे अटैक होना ज्यादा इजी हो सकता है। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन सिर्फ अल्काइन में हो सकते हैं, एल्कीन में नहीं होते। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि इन एल्कीन्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस cannot take place, whereas in alkynes we can have nucleophilic additions। एल्काइन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकती है बेटा, एल्कीन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होती। रीजन, आप बोलोगे एल्कीन में जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज रिपेल्ड बाय लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, इन एल्कीन्स न्यूक्लियोफाइल्स are repelled by loosely held pi electrons, loosely
held pi electrons. In alkenes, nucleophiles are repelled by loosely held pi electrons. ठीक, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड नहीं हो पाता. बट in alkynes कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड. एल्काइन में कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है. ठीक है, therefore electronegativity of carbon is more. Electronegativity of carbon is more. Hence nucleophile can be attracted. Nucleophiles can be attracted. तो बेटे कुछ हद तक न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस एल्काइन में हो सकती है, लेकिन एल्कीन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के चांसेस नहीं होते. बोलो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? ये जल्दी जल्दी ऐसे लिखते जाओ. ओके, दूसरी बात, फिर ऐसा हो सकता है क्योंकि यहां पे लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, तो कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल, इसकी जगह पे कोई इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट कैन अटैक, वो यहां पे भी अटैक कर सकता है. तो बेटे एल्कीन एल्काइन के मेजर रिएक्शन होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के चांसेस रहते हैं बेटा. इलेक्ट्रोफाइल कैन इजीली अटैक ओवर हियर क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज लूजली है. ठीक है बच्चे, अब यहां पे एक दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं. दूसरा क्वेश्चन हम लिखेंगे कि एल्कीन और अल्काइन में से किसकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ज्यादा है. देखो बेटे क्वेश्चन ये बन जाएगा कि एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन alkynes. Alkenes are more reactive than alkynes in electrophilic addition reactions. ठीक, why ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है? द सिंपल रीजन इज यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, s करेक्टर कम है, सो इलेक्ट्रॉन्स आर लेस, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लेस लूजली हेल्ड. जबकि यहां पर हमारे पास यहां पे बोले पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज लूजली हेल्ड, वेयरएज यहां की बात करें तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है दैट इज वेरी टाइटली हेल्ड. Because of more s character, pi electron cloud is tightly held, cannot be given out easily. बहुत स्ट्रॉन्गली पकड़े हुए हैं पाई इलेक्ट्रॉन, ये तो आसानी से देने नहीं होंगे, मुश्किल होंगे. इसलिए एल्कीन की रिएक्टिविटी एल्काइन के मुकाबले ज्यादा होगी इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. बोलो सेकंड क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी जल्दी. यस, ओके. तो ये सेकंड क्वेश्चन था. अब हम करेंगे इसके रिएक्शंस. ये तो समझ में आ गया कि एल्कीन एल्काइन के मेजर रिएक्शन एडिशन होते हैं. ये पता चल गया कि एडिशन रिएक्शन आर द मेजर रिएक्शन. क्यों? क्योंकि एडिशन में एक पाई बॉन्ड टूटता है और दो सिग्मा बनते हैं. रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर क्वाइट स्पॉन्टेनियस. इस वजह से एल्कीन एल्काइन के मेजर रिएक्शन एडिशन होते हैं. अब न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक में मेजर इसके इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड. और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में बेटे हमारे पास एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्काइंस क्योंकि एल्कीन का s करेक्टर कम होता है जबकि एल्काइंस का s करेक्टर ज्यादा होता है. तो एल्काइन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज टाइटली हेल्ड, कैन नॉट बी गिवन आउट इजीली, whereas alkene ka electron cloud is not that tightly held, it can be easily given. So alkenes are more reactive than alkynes in electrophilic substitution reactions. ये पहली बात हो गई. और रही बात न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एल्कीन में नहीं होते क्योंकि एल्कीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैन रिपेल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, वो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल को रिपेल कर देता है. ठीक, फिर भी एल्काइन में कुछ हद तक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पाए गए हैं. क्यों पाए गए हैं?
क्योंकि उसका एस करेक्टर ज्यादा होने से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से न्यूक्लियोफाइल्स आर समवट अट्रैक्टेड, so therefore they can give nucleophilic addition to a small extent, and that too will be catalyzed reactions. वो भी आसानी से नहीं होंगे, वो भी कैटलाइज करेंगे हैवी मेटल आयन में, तो वो आगे करेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवा रहा हूं, एल्कीन अल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रीएजेंट्स। अभी हम बात करेंगे एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रीएजेंट्स की, एल्कीन में भी एल्काइन में भी। पर ये अनसिमेट्रिकल रीएजेंट होता क्या है बेटा? अनसिमेट्रिकल रीएजेंट है जिसमें दो पार्ट अलग अलग हो, दो एडिशन वाले पार्ट अलग अलग हो। जैसे प्यारे बच्चों मेरे पास हो सकता है HCl, इसमें एक एडिशन का पार्ट क्या है H और दूसरा एडिशन का पार्ट क्या है Cl, HCl। इसी तरह से HBr, इसी तरह से HI, इसी तरह से वाटर, इसी तरह से HOCl, इसी तरह से NOCl, ये सारे के सारे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। सर आप HF लिखना भूल गए बेटा, डेफिनेटली HF भी होता है, बट क्योंकि उसके रिएक्शंस आर क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि HF का बॉन्ड टूटना बहुत मुश्किल होता है, तो जनरली हम उसकी एडिशन नहीं करते। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें पहले बॉन्ड HF का तोड़ना पड़ता है और फिर फ्लोरीन के बॉन्ड एक्सप्लोसिव बन सकते हैं, इस वजह से हम HF की एडिशन नहीं करते। आप HCl की कर सकते हैं, HBr की कर सकते हैं, HI की कर सकते हैं, वाटर की कर सकते हो, HOCl की कर सकते हो। HOCl इज कॉल्ड एज हाइपोहैलस एसिड्स, आगे बताऊंगा आपको। और NOCl नाइट्रोसोनियम क्लोराइड, ये भी आगे बताऊंगा मैं आपको, इनकी एडिशन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम हेलोजन एसिड्स की एडिशन करते हैं। हेलोजन एसिड मतलब HCl, HBr, HI, पहले हम इनकी एडिशन करके देखते हैं, बाकी बात में। ठीक, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स, ठीक, जिसको मैंने यहां पे HX लिख दिया। क्या लिख दिया? HX, where H is hydrogen and X is halogen. It may be HF, it may be HCl, it may be HBr, it may be HI. HF जनरली यूज नहीं करते हैं, ठीक, पर कर सकते इसी तरह से ही HCl, HBr, HI का मेन रिएक्शन रहेगा ये। देखो बेटे इसमें क्या है कि मान लो अगर मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और मैंने इसमें HCl की या HX की एडिशन करनी है, X कैन बी एनी हैलोजन। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि हमें पता है कि इसमें H पॉजिटिव है और X नेगेटिव है, तो एक साइड बेटे आप H लगा दोगे, दूसरी साइड बेटे आप X लगा दोगे, तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। तो CH2 की जगह क्या हो जाएगा, एक H और लग गया, CH3 हो गया, और यहां सिंगल बॉन्ड रह गया, CH2 के साथ क्या लग गया, X। तो ये एक पाई बॉन्ड टूटा, इसका दो सिग्मा बने, एक H का और X का, तो एडिशन हो गई HX की। कोई मुश्किल लगी क्या? इट इज वेरी सिंपल ना। यस इट इज वेरी सिंपल। नाउ अब देखो बेटे, अगर हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 था, अब इसमें HX की एडिशन करता हूं, ठीक, तो बेटे देखो यहां पे एक जगह पे H लगा दो, एक जगह पे X लगा दो, किसी भी साइड, चाहे यहां लगा दोगे चाहे यहां लगा दोगे, फर्क कुछ पड़ने नहीं वाला, दोनों साइड से सेम आएगा। तो मैंने एक साइड यहां पे H लगा दिया, मान लो यहां H लगा दिया, और यहां पे मैंने X लगा दिया, ठीक, तो प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बना CH3 CH, ठीक है जी। अब 2 हो गया यहां पे सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे X CH3, ये प्रोडक्ट बन गया। आप X यहां पे भी लगाते कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। बेटा देखो ये जो हमारे पास हो गए, ये हो गए सिमेट्रिकल एल्कीन्स, सिमेट्रिकल एल्कीन्स।
ये एल्कीन सिमेट्रिकल है, यानी व्हाट यू मीन बाय सिमेट्रिकल एल्कीन? बेटा एल्कीन को डब्बे में लिखो, उसके आसपास दोनों साइड सेम ग्रुप हो तो उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल एल्कीन। जैसे इसको डब्बे में लिखा, आसपास सेम ग्रुप है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन और जो रिएजेंट है वो अनसिमेट्रिकल है, उसमें दो अलग अलग पार्ट है, अनसिमेट्रिकल, ठीक, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। तो पहले हमारा एल्कीन कैसा है? सिमेट्रिकल, और हमारा एडिशन वाला रिएजेंट कैसा है? अनसिमेट्रिकल। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जहां मर्जी चाहो, मतलब डबल बॉन्ड के अंदर एक साइड H लगा दो, एक साइड X लगा दो, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो। जैसे पुत्र एक और सिमेट्रिकल एल्कीन की बात करते हैं, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH3 और CH3। अब देखो बेटे, इसमें भी हम ऐसा करते हैं कि एल्कीन वाले को डब्बे के अंदर रख देते हैं, तो हमें समझ में आया इस कार्बन के साथ भी दो CH3 लगे हैं, इस कार्बन के साथ भी दो CH3 लगे हैं, दिस इज ऑल्सो अ सिमेट्रिकल एल्कीन। और इसमें हम HX की एडिशन कर रहे हैं विच इज अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। तो एक साइड H लगाओगे, एक साइड X लगाओगे, तो प्रोडक्ट क्या पाओगे? CH3C CH3H, यहां पे CH रादर C के साथ X, ऊपर CH3 और यहां CH3। बोलो, is there any problem in this? Is there any problem in this? Understood or not? Okay. अब देखो बेटे प्यारे बच्चों, अब हम एक इसमें और चीज करना चाह रहे हैं। तो सिमेट्रिकल एल्कीन था, मान लो एल्कीन भी अनसिमेट्रिकल हो, रिएजेंट तो अनसिमेट्रिकल है ही। अब हम बात करेंगे एडिशन इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। बेटा ये मिटा दूं मैं, अब हम बात करेंगे एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, एडिशन इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, एडिशंस इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अगर एल्कीन भी बेटे आपका अनसिमेट्रिकल हो गया, ठीक, अगर एल्कीन भी आपका एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अगर एल्कीन भी आपका अनसिमेट्रिकल हो जाता है तो, ठीक, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। नाउ अब आपने क्या किया? एल्कीन पार्ट को डब्बे में ले लिया, ले लिया कि नहीं? क्या दोनों साइड सेम ग्रुप है? नहीं है, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है। अब इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, सर यू आर नॉट ऑडिबल, बेटा एम आई ऑडिबल और नॉट? ओके, सो अगर बेटे एल्कीन के दोनों साइड अलग अलग ग्रुप हैं तो उसको हमने क्या बोल दिया? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब बेटे मैं इसमें HX की एडिशन करूंगा। बेटा जब मैं इसमें HX की एडिशन करता हूं या अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की एडिशन करता हूं, अब क्या हुआ? ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स हैं और ये अनसिमेट्रिकल रीएजेंट है, दोनों ही अनसिमेट्रिकल है। अब जब दोनों ही अनसिमेट्रिकल होते हैं तो बेटा यहां पे एक रूल लग जाता है जिसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल, कॉफ्स, मार्कोनिकॉफ्स रूल। देखो बेटे, इसको मार्कोनिकॉफ लिखा हो, मार्कोनिकॉफ लिखा हो, एक ही बात है। मार्कोनिकॉफ्स रूल वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कहता है? कहता है ड्यूरिंग द एडिशन of unsymmetrical reagent in unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent goes to the carbon atom having lesser number of hydrogens। क्या बोला इसने? कहा during the addition, during the addition
of unsymmetrical reagent in unsymmetrical alkenes, the negative part of the reagent, the negative part of the reagent, the negative part of reagent goes to the carbon atom, having lesser number of हाइड्रोजन। जब कभी भी आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के एडिशन करते हैं तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक, जैसे इसमें हमें पता है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव कहां जाएगा? इन दोनों में से जिसमें हाइड्रोजन कम होंगे। यहां पे हाइड्रोजन कम है तो ये नेगेटिव पार्ट जो होगा दैट विल अटैक ऑन दिस, और पॉजिटिव पार्ट यहां जुड़ेगा। इस वजह से हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH के साथ जुड़ेगा नेगेटिव पार्ट दैट इज X, और CH2 के साथ जुड़ेगा H, ये बन जाएगा CH3। ये मार्कोनी-कॉफलू एडिशन हो गई बेटा जी। ठीक, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। बेटा इसको ऐसे भी बोला जाता है मोर इट हैज मोर इट गेट्स। क्या बोला जाता है? मोर इट हैज मोर इट गेट्स, मतलब जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा थे वो और हाइड्रोजन ले लेगा। इफ इट विल हैव मोर हाइड्रोजन इट विल गेट मोर हाइड्रोजन। मोर इट हैज मोर इट गेट्स। क्यों जी, बात समझ में आई? अब फटाफट से बोलना मार्कोनी-कॉफलू समझ में आया कि नहीं आया? पेपर में आना ये। ओके, अब ये तो था मार्कोनी-कॉफलू, लेकिन बेटा केमिस्ट्री में कोई भी चीज ऐसे नहीं होती कि किसी ने बोल दिया और हो गई। मार्कोनी ने एक रूल दे दिया, हमने चला दिया, ऐसा नहीं होता। उसका कोई ना कोई लॉजिक होता है। तो इस लॉजिक को समझने के लिए हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना होगा। इस मार्कोनी-कॉफलू को समझने के लिए, इसके लॉजिक को समझने के लिए हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना होगा। तो चलिए मैं इसका मैकेनिज्म तुम्हें करवा रहा हूं। पहले बताओ ये मिटा दूं? ओके, अब देखो इसका मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, और वो भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की एडिशन इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक, मैकेनिज्म देखो बच्चे, हमारे पास सबसे पहले यहां पे था HX। HX is a halogen acid, it may be HCl, it may be HBr, it may be HI, isn't it? So this will break up into H positive and X negative. H positive and X negative. बेटा H positive होगा इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लेने वाली स्पीशीज, और X नेगेटिव होगा न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज यानी इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशीज। बेटे अगर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों रिएक्शन में मौजूद हो तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का ही अटैक करवाना होता है ना भाई? देखो सिंपल बात है, एक भूखा आदमी हो और एक पेट भरा हुआ आदमी है तो भैया रोटी पे टूट के कौन पड़ेगा? भूखा आदमी ना। तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन हमेशा पहले करवाते हैं। अब हमारे पास ये था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन था। दिस वाज एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और इसके ऊपर अटैक किसका होना था? H पॉजिटिव का। तो ये अटैक दो जगह हो सकता था। देखो पहला जो आपके पास चॉइस थी, चॉइस फर्स्ट, मान लो इसका अटैक इस कार्बन पे हुआ। अगर इसका अटैक इस कार्बन पे हुआ
तो यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां चले गए, बोलो चले गए कि नहीं चले गए। उस वजह से क्या बना हमारे पास, देखो बेटे, जब इसका अटैक यहां हुआ, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए, तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 CH1 पॉजिटिव CH3, ये वाला H इसके साथ जुड़ गया। सो वी गेट अ कार्बोकटाइन। क्या बना, कार्बोकटाइन। ये चॉइस 1 थी रिएक्शन की। लेकिन चॉइस टू दूसरी चॉइस कौन सी हो सकती थी, चॉइस 2। देखो बेटे, अगर यही एल्कीन था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और H पॉजिटिव ने अटैक करना था, बेटे इस पे किया तो ऐसा हुआ। अगर ये इस पे अटैक कर देता, दूसरे पे भी तो कर सकता, इलेक्ट्रॉन तो इसके पास भी है ना पाई वाले, तो इस पे अटैक करता। अगर ये इससे इलेक्ट्रॉन लेता तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां जाते, जाते कि नहीं जाते। अगर इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, तो यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो ऐसे केस में हमारे पास CH3 बीच वाले पे क्या जुड़ता, H2, और यहां CH2 पॉजिटिव, ये कार्बोकटाइन बनता। ठीक, अब चॉइस 1 को देखेंगे, इट इज अ सेकेंडरी कार्बोकटाइन, 2 डिग्री कार्बोकटाइन, इजंट इट। और यहां देखोगे तो प्राइमरी कार्बोकटाइन। अभी फटाफट से बोलो कौन ज्यादा स्टेबल, प्राइमरी की सेकेंडरी। ऑब्वियसली प्राइमरी इज मोर स्टेबल, तो ये मोर स्टेबल है, इसलिए यही ज्यादा बनेगा, और ये लेस स्टेबल है, इसलिए ये कम बनेगा। अब ये कार्बोकटाइन को जस्ट लिख रहा प्राइमरी इज मोर स्टेबल। अरे भैया सेकेंडरी इज मोर स्टेबल, क्या देखते हैं कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी में, अल्फा हाइड्रोजन्स। यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 3 6, और यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल। अब जब सेकेंडरी ये बना, अब ये कटायन आगे HX पे अटैक करेगा। ठीक, यानी हेलोजन एसिड पे अटैक करेगा। ऑब्वियसली हेलोजन एसिड में ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, और हमें पता है पॉजिटिव को किसको निकालना है, पॉजिटिव नेगेटिव को निकालेगा। नेगेटिव को निकालेगा तो हमारे पास CH3 CHX यहां जुड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का यही रहेगा, CH3 बन जाएगा, और बाहर क्या निकलेगा, H पॉजिटिव विल बी गिवन आउट। आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहले अटैक करता है बाद में बाहर जाता है। और अगर हमारे पास इसमें HX का अटैक होता, ठीक, तो हमारे पास यहां पे CH3 CH2 CH2X बनता, और H ये हो जाता, H पॉजिटिव बाहर निकल जाता। तो क्योंकि ये हमारा मोर स्टेबल कार्बोकटाइन था, इस वजह से ये मेजर बनेगा, और ये लेस स्टेबल कार्बोकटाइन था, ये माइनर बनेगा। इसीलिए हमारे पास ये प्रोडक्ट हुआ कि नेगेटिव पार्ट वहां गया जहां कार्बन पे हाइड्रोजन कम थे। सो मार्कोनी कॉफलू इज नथिंग, इट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। ठीक, फर्स्ट अटैक के बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन सेकेंडरी की ज्यादा थी, तो वो ज्यादा बनेगा, इसलिए उसका प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। देखो बेटे, जब आप इस रिएक्शन को शो कर रहे हो, आप बोल रहे हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें HX की एडिशन कर रहे हो, तो प्रोडक्ट तो दोनों बन रहे हैं। एक बन रहा है CH3 CH, और यहाँ पे X, यहाँ CH3 ये भी बन रहा है, और दूसरा बन रहा है CH3 CH2 CH2X ये भी बन रहा है। पर हमें मालूम है कि ये मेजर है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन बना रहा था, और ये मार्कोनी-कॉफ रूल के अकॉर्डिंगली बनता है। तो मार्कोनी-कॉफ रूल इज बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। क्विकली बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। कोई क्वेश्चन है तो पूछो। कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके।
तो मार्कोनिक ऑफिल क्यों लगा? क्योंकि कार्बोकटाइन स्टेबल वो वाला बनेगा, इसलिए ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट in unsymmetrical alkene, the negative part should go to the carbon atom having lesser number of hydrogens. ये उसका शॉर्टकट बन गया। लेकिन लेटर ऑन हमने क्या समझा? देखो बेटे, कार्बोकटाइन्स आर द ओनली स्पीशीज which can rearrange. कार्बोकटाइन आर द ओनली स्पीशीज which can rearrange. पहले बोलो, ये मैकेनिज्म लिख लिया आपने? ओके। अब देखो बेटे, इसी में थोड़ा चेंज देखते हैं और फिर ये समझते हैं कि क्या सच में मार्कोनिक ऑफिल लगता भी है कि नहीं लगता है। हाँ जी, जैसे मान लो मेरे पास अब रिएक्शन तुम्हें दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी ये रिएक्टेंट क्या है हमारे पास? 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। अब बेटे मैं इसमें HX की एडिशन करना चाहता हूं। अगर बेटे मैंने मार्कोनिक ऑफिल लगाया होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफिल, सो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था? इधर X आना चाहिए था और इधर H आना चाहिए था। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफिल द प्रोडक्ट मस्ट बी CH3, यहां पे CH के साथ क्या होना था? X, और यहां CH3 होना चाहिए था। दिस मस्ट बी द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफिल, इजंट इट? लेकिन प्रोडक्ट ये नहीं। सो दिस वाज द प्रोडक्ट फाउंड। हमें ऐसा मार्कोनिक ऑफिल अगर लगाए तो हमें तो यही प्रोडक्ट मिलता है, पर ये प्रोडक्ट नहीं पाया गया बेटा, दिस इज रॉन्ग। तो बेटा हमने कभी मार्कोनिक ऑफिल डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना है, हमें हमेशा मैकेनिज्म के थ्रू चलना है, हमें हमेशा मैकेनिज्म के थ्रू चलना है। देखो कैसे, अगर मेरे पास ये ऐसा था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो पहले हमें H पॉजिटिव का अटैक करवाना था, ठीक? और ये हमेशा हम ना ये बाहर वाले कार्बन पे करवाया करेंगे, उससे स्टेबल बनता है, अंदर वाले पे नहीं करवाएंगे, उससे इतना स्टेबल कार्बोकटाइन नहीं बनता है। क्लियर? तो बेटे मैंने अटैक यहां पे करवा दिया। क्लियर? तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आए, ये पार्ट भी क्लियर हो गया। तो हमारे पास कार्बोकटाइन क्या बना? CH3 और यहां बन गया CH1 पॉजिटिव, यहां CH3, ये कार्बोकटाइन बन गया। बोलो समझ में आया? यस और नो, क्विकली। ओके, नाउ जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बोकटाइन इज द ओनली स्पीशीज व्हिच कैन रीअरेंज। कार्बोकटाइन ही एकमात्र स्पीशीज है जो रीअरेंज हो सकती है। यानी कैसे रीअरेंज बताई थी आपको? रीअरेंजमेंट कैसे बताई थी? हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, सब कुछ बताया था। कैसे बताया था? कि जो पॉजिटिव कार्बन है उससे अगले वाला कार्बन देखो, उससे अगले वाला कार्बन या तो ये वाला है या ये वाला है। इससे अभी हमारे पास ये सेकेंडरी कार्बोकटाइन है। कैसा है? सेकेंडरी। अगर मैं इससे H यहां शिफ्ट करता तो सेकेंडरी की जगह क्या बन जाता? प्राइमरी। वो तो करेंगे नहीं। अगर मैं इस H को यहां शिफ्ट कर देता हूं, ठीक, तो मेरे पास क्या बनेगा? इस H को यहां शिफ्ट कर देता हूं, CH3 1 पॉजिटिव, CH2 क्या ये टर्शरी कार्बोकटाइन बन गया कि नहीं बन गया? पहले वो सेकेंडरी था, इस H के शिफ्ट से ये क्या बन गया? टर्शरी। और इस H की शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहां पे हमारे पास हो गई हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट। और हाइड्राइड शिफ्ट के चलते हमारे पास ये कटायन बन गया। अब ये जो कटायन है इस पे HX का अटैक होगा।
जब इस पे HX का अटैक होगा, X यहां जुड़ेगा तो CH3 CH3, यहां पे X, यहां CH2, यहां CH3, और बाहर क्या निकला आपके पास H पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट ये बना, ये नहीं बना, प्रोडक्ट ये बना। इसका मतलब हमें कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। इसका मतलब हमें हमेशा मैकेनिज्म के थ्रू चलना है, डायरेक्ट कभी भी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगाना है। बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो यस और नो। ओके, अब मान लो एक और इसमें एग्जांपल लेके चलते ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। मान लो हम एक कंपाउंड लिया, आप लिखेगा 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटवनीन। क्या दिया? 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटवनीन। मान लो हमें यहां पे बोल दिया 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटवनीन। सो जो आपका सबस्ट्रेट में दे रहा हूं 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 अब ये कैसे बनाएंगे बेटा अपन लोग? देखो ब्यूट का मतलब क्या हो गया, ऐसे करके 4 कार्बन। 1 का मतलब पहले पे डबल बॉन्ड, 3 पे CH3, 3 पे CH3, यहां CH3, यहां H, यहां CH2, ठीक। और इस पे बोला HBr की एडिशन कर दो। अब आप कैसे करोगे इसकी HBr की एडिशन? सबसे पहले तो अटैक करवाओगे H पॉजिटिव का। सबसे पहले अटैक किसके करवाओगे? H पॉजिटिव का। कहां करवाओगे बेटा? मैंने कहा कि बाहर वाले कार्बन पे कटाना। जैसे यहां अटैक होगा, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे। जब ये यहां जाएंगे तो अपने पास बन जाएगा CH3 CH1 पॉजिटिव, CH3 CH3 CH3, ठीक है बच्चों। अब यहां पे क्या कर सकते हैं बोलो? इज एनी रीअरेंजमेंट पॉसिबल? और कौन सी? यस, बिल्कुल सही अंगद, यस जतिन, बिल्कुल सही। वंश क्लियर। मिथाइल शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट होगी? मिथाइल शिफ्ट। डेफिनेटली ये वाला CH3 जो है वो यहां से यहां अगर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास सेकेंडरी की जगह टर्शरी कार्बोकटायन बन जाएगा। यू विल बी गेटिंग CH3 CH, यहां CH3, यहां C, यहां CH3, CH3 1 पॉजिटिव। देखो ये एक सेकेंडरी कटायन था and now this secondary has been changed into tertiary carbocation which is more stable and then it will attack on HBr, जिससे Br जोड़ लेगा और बनाएगा क्या? CH3 CH CH3 C CH3 CH3 और यहां लगेगा Br और यहां क्या निकलेगा? H पॉजिटिव विल गो आउट और इस तरह से बेटा ब्रोमिनेशन, इसका HBr का एडिशन होगा। तो क्या यहां डायरेक्ट मार्कोनिक रूल लगा क्या? नहीं, ठीक। तो मार्कोनिक रूल डायरेक्ट नहीं लगाना होता, हमें सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ कटायन देखना। बोलो बेटा यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक अच्छे समझ में आया? ओके, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इससे एक चीज और पढ़ते हैं, ठीक, ताकि हम इसको बहुत अच्छा कर सकें। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड ऐसा है, मान लो मेरे पास एक कंपाउंड इस तरह का, इस तरह का। हमने यहां पे लिखा NO2 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें HBr की करी मैंने एडिशन। अगर मैंने इसमें मार्कोनिक रूल लगाया होता, अगर मैंने इसमें मार्कोनिक रूल लगाया होता तो क्या होता? क्या प्रोडक्ट बनता? देखो हमें पता है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहां पे हाइड्रोजन कम है तो ये नेगेटिव यहां अटैक करवा दिया होता और हमारे पास प्रोडक्ट बनता NO2 CHBr
CH3 ये प्रोडक्ट बनता, बोलो बनता कि नहीं बनता, बोलो बनता कि नहीं बनता। लेकिन हमने पाया ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। क्यों भाई, वाई इट इज सो, ये नहीं बना। देखो प्यारे बच्चों, अब यहां पे NO2 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक। और यहां पे बेटे मेरे पास अटैक H पॉजिटिव का है, पहले ये तो पता ही। अब इसमें भी दो चॉइसेस तो है ना, चॉइस वन जो हम करते आए कि यहां से अटैक यहां किया, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां लेके गए, ठीक है जी। उससे हमारे पास क्या बन गया, उससे बन गया NO2 और यहां पे CH1 पॉजिटिव, यहां CH3, ये कटायन बन गया चॉइस वन में। एक चॉइस दो भी थी हमारे पास, चॉइस सेकंड। सेकंड चॉइस में क्या होना था कि ये NO2 जो हमने लगाया, CH डबल बॉन्ड CH2, अब H पॉजिटिव जो अटैक करता, ये दूसरे कार्बन पे करता, कहां पे, यहां पे, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां। उससे कटायन क्या बनता, उससे कटायन बनता NO2 CH2 CH2 1 पॉजिटिव, ये दो कटायन बनते। बेटा देखो नाइट्रो जो होता है इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग -I होता है कि नहीं, -I स्ट्रॉन्ग होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा, ठीक। -I तो यहां पे भी है, ये इससे खींचेगा, ये आगे से खींचेगा। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने पढ़ाया था, ग्रुप जितना दूर लगता है उसका -I उतना कम हो जाता है ना। इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन चेन लेंथ, है ना। तो ऐसे केस में ये जस्ट इसके ऊपर लगा है तो इसका -I इसके ऊपर ज्यादा लगेगा, ये लेस स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। जबकि ये अगले कार्बन पे लगा है, पॉजिटिव कार्बन से अगले कार्बन पे, तो ये थोड़ा सा मोर स्टेबल होगा, ठीक है जी। तो जो ज्यादा स्टेबल है वही ज्यादा बनेगा। और यहां पे अब ये HBr पे अटैक करके नेगेटिव को यहां जोड़ेगा, NO2 CH2 CH2 और यहां Br, ये प्रोडक्ट बन गया ऑपोजिट टू मार्कोनिकॉफ रूल, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल टाइप प्रोडक्ट बन गया, मार्कोनिकॉफ से उल्टा। तो जब भी कोई विड्रॉइंग ग्रुप्स लाइक NO2 हो गया, लाइक बेटे हमारे पास CCl3 ऐसा कोई विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, लाइक COOH हो गया, लाइक CHO, ऐसा कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप होता है, SO3H हो गया, CN हो गया, ऐसा कोई विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो आपके पास कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के हिसाब से मार्कोनिकॉफ रूल नहीं चलता। बोलो क्लियर, क्लियर। इसलिए हमने क्या किया, एक नया रूल बना जिसको हमने बोला मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल, मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। बेटा ऐसा कोई रूल है सच बुक में नहीं लिखा होता है, ठीक। ये हमने बनाया अपनी ईज के लिए, ठीक। आपको सिर्फ मार्कोनिकॉफ रूल पूछा जाता है, ये कभी नहीं सोचना मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल, ये लिखने के लिए आपको लिखवा रहा हूं। मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल कहता है ड्यूरिंग द एडिशन, during the addition during the addition of unsymmetrical reagent in unsymmetrical alkenes, unsymmetrical alkenes, the product is governed by, the product is governed by the product is governed by stability of carbocation, stability of कार्बोकटायन, ठीक।
यानी कहता है ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन द प्रोडक्ट इज गवर्न्ड बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा बनेगा, जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा बनेगा, और ऑब्वियसली हमारे पास उसी का प्रोडक्ट बनेगा ज्यादा। बोलो क्लियर होता है कि नहीं होता भाई? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक, तो ये मॉडिफाइड मार्कोनिक ऑफ यानी हमें हमेशा मॉडिफाइड मार्कोनिक ऑफ लगाना है। हमें कभी मार्कोनिक ऑफ से डायरेक्ट नहीं करना, हमें दोनों जगह अटैक बना करके उसके कार्बोकेटाइन देखने हैं, और फिर कार्बोकेटाइन बनने के बाद अगर कहीं रीअरेंजमेंट हो सकती है तो वहां रीअरेंजमेंट करवानी है, और फिर प्रोडक्ट बनाना है, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बनाना है। एम आई क्लियर? ओके, नाउ यहीं पे देखो बेटा, ठीक, अब इसमें हम अभी हेलोजन एसिड के एडिशन किए थे, तो भैया किसकी एडिशन सबसे आसानी से होगी? किसकी एडिशन सबसे आसानी से होगी? देखो बेटे जी, हमें ये तो पता ही है कि भाई इसमें बॉन्ड जिसका आसानी से टूटेगा वो H पॉजिटिव आसानी से देगा और रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। तो HI की एडिशन सबसे इजी, देन HBr, देन HCl, और सबसे मुश्किल एडिशन किसकी होगी? HF की, क्योंकि HF टूटता ही नहीं ना, H पॉजिटिव मिलेगा ही नहीं ना। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? ओके ओके ओके, अब चलते बेटा, देखो यहीं पर, ठीक, मैं काम आपको बाद में देता हूं, पहले समझ लो। अब मैं ऐसा करता हूं कि वापिस आ जाता हूं सारे कंसेप्ट पर। एडिशन ऑफ मार्कोनिक ऑफ रूल, ठीक, कैसे हुई, मॉडिफाइड मार्कोनिक ऑफ रूल कैसे हुआ, कैसे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के एडिशन करते हैं। उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई ना। मान लो मेरे पास यहां पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था, ठीक है जी, और इस पे बेटे मैंने HBr की एडिशन करनी थी, तो बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑब्वियसली यहां पे सिंपली मार्कोनिक ऑफ रूल लग जाएगा, M के रूल लग जाएगा, लगेगा ना? हाँ जी, तो उससे हमारे पास प्रोडक्ट बनता CH3 CHBr CH3, ये प्रोडक्ट हमारे पास बनता, ठीक है। अब मैं इसी रिएक्शन को दोबारा कर रहा हूं, मैंने यहां पे HBr डाला, बट साथ में डाल दिया ऑर्गेनिक परऑक्साइड। क्या डाल दिया? ऑर्गेनिक परऑक्साइड, ऑर्गेनिक परऑक्साइड। परऑक्साइड होता है जिसमें O से O का बॉन्ड है, लिखने वाले ऐसे लिख देते हैं ROOR, या कोई ऐसे भी लिख देते हैं RC डबल बॉन्ड OOC डबल बॉन्ड OR। बेसिक बात है कि यहां पे हमारे पास ये O2O बॉन्ड है, विच इज कॉल्ड एज परऑक्साइड बॉन्ड, जिसको अपन लोग परऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं, ये प्रेजेंट है, ठीक। अब ऐसे केस में क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो मार्कोनिक ऑफ रूल से उल्टा आया, यानी यहां पे हमारे पास एक रूल लग जाता है जिसको बोलते हैं एंटी मार्कोनी कॉफ रूल, एंटी मार्कोनी कॉफ्स रूल। अब ये एंटी मार्कोनी कॉफ रूल क्या होता है? एक एंटी मार्कोनी कॉफ रूल कहता है ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ unsymmetrical reagent in unsymmetrical alkene, in the presence of
in the presence of organic peroxide, negative part of the reagent, goes to the carbon atom, having more number of hydrogens. बेटा मार्कोनी कॉफिल में क्या बोला था? लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. यहां क्या बोला? मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. ठीक, तो प्रोडक्ट हमारे पास बना CH3 CH2 CH2Br. मार्कोनी कॉफिल से उल्टा, क्योंकि नेगेटिव पार्ट था ये और कार्बन इस पे हाइड्रोजन थे ज्यादा और हमारे पास ऑर्गेनिक पेरोक्साइड प्रेजेंट था, तो हमने यहां पे लगाया एंटी मार्कोनी कॉफिल, दैट नेगेटिव पार्ट शुड गो टू द कार्बन एटम हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. बोलो बेटे एंटी मार्कोनी कॉफिल समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये एंटी मार्कोनी कॉफिल जो है किसकी वजह से हुआ? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, है ना बेटा? अगर पेरोक्साइड नहीं होता तो ऐसा नहीं होता. इसलिए इसको हम लोग परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं. इसलिए इसको परऑक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है. तो अगर आपसे एंटी मार्कोनी कॉफिल या परऑक्साइड इफेक्ट बोले एक ही बात होती है. या फिर इसको बेटा खाराश इफेक्ट भी बोला जाता है. This is also called as खाराश इफेक्ट. ठीक, this is also called as खाराश इफेक्ट. Why? बेटा जो साइंटिस्ट था देने वाला उसका नाम खाराश था, तो खाराश इफेक्ट भी इसको बोला जाता है. पर बात यह है कि हम ये जानते हैं कि बिना लॉजिक के तो कोई रूल नहीं होता है. तो ऐसा क्यों हुआ कि इधर एंटी मार्कोनी कॉफिल लगा? पहली बात, ऐसा क्यों हुआ कि यहां पे एंटी मार्कोनी कॉफिल लगा? देखो बेटे, किसकी वजह से ऐसा हुआ? किसकी वजह से ऐसा हुआ? पेरोक्साइड की वजह से. और याद करो, सर ने एक बात बताई थी कि अगर कभी हमारे पास हेल्पर आ जाए तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं. बोलो, ऐसा बताया था. हेल्पर क्या होता है? हेल्पर होता है हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, रेडिकल. यहां पे हमने हीट लिखा होता है, हमने इलेक्ट्रिसिटी दी होती, हमने लाइट दिया होता, हमने पेरोक्साइड दिया होता, हमने रेडिकल दिया होता. तो यही सब होना था, है ना? तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होना था. तो यहां पेरोक्साइड था, इसलिए रिएक्शन चेंज टू फ्री रेडिकल. तो ये फ्री रेडिकल एडिशन होगी. अब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होगी, ये फ्री रेडिकल एडिशन होगी. अगर ये फ्री रेडिकल एडिशन होगी तो इसका मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा. अब इसके मैकेनिज्म के स्टेप्स, बेटा फ्री रेडिकल के 3 स्टेप होते हैं. पहला इनिशिएशन यानी शुरुआत. इनिशिएशन. अब इनिशिएशन में यहां सबसे पहले आएगा पेरोक्साइड. मैंने ले लिया RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR. बेटा ये पेरोक्साइड लाइट की प्रेजेंस में, जो कि नेचुरली होगी, ठीक, अपने आप टूटेगा. दुनिया का सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है पेरोक्साइड बॉन्ड. ये पेरोक्साइड बॉन्ड इसलिए वीक होता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स होते हैं ना, और लोन पेयर एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. उस रिपल्शन से ये बॉन्ड तोड़ना इजी हो जाएगा. और इसकी लाइट की प्रेजेंस में हमेशा होमोलिसिस होती है. तो यहां बन जाएगा RCOO फ्री रेडिकल. ऐसे 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे इनिशिएशन स्टेप में. और ये जो 2 फ्री रेडिकल है ये आगे HBr पे अटैक करेंगे. भाई देखो, इसमें 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी लगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑलरेडी लगे हैं, तो ब्रोमीन को नहीं जोड़ेगा अपने साथ. किसको जोड़ेगा? RCOOH, H को जोड़ेगा और Br फ्री रेडिकल बन जाएगा.
तो इनिशिएशन में यहां पे क्या बने, Br फ्री रेडिकल बने। बोलो बेटा इनिशिएशन स्टेप समझ में आया, जल्दी बोलना, जल्दी क्विकली। ओके, अब ये जो आपका फ्री रेडिकल है अब जाएगा प्रोपगेशन स्टेप में। तो दूसरा स्टेप होता है प्रोपगेशन स्टेप। प्रोपगेशन स्टेप बेटे, जब हम प्रोपगेशन स्टेप की बात करते हैं तो हमारे पास ये CH3CH, इस डबल बॉन्ड को क्या मैं ऐसे शो कर सकता हूं? ऑब्वियसली डबल बॉन्ड ये है, सिर्फ इसको इलेक्ट्रॉन शो किया है मैंने, और इसके ऊपर अटैक होगा Br फ्री रेडिकल का। अब Br फ्री रेडिकल जो है वो कहां पे अटैक कर सकता है बेटे? या तो वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ेगा, प्लीज नोट द एरो, इट इज हाफ हेडेड एरो बेटा। हाफ हेडेड एरो शोज 1 इलेक्ट्रॉन चेंज। अगर दोनों साइड एरो लगाते तो 2 इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन चेंज शो कर रहा है। इससे हमारे पास क्या बना, ये इलेक्ट्रॉन तो Br के साथ जुड़ गया, बच गया CH3CH, और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया कि नहीं, और यहां कौन जुड़ गया, Br। ठीक, सो दिस गेव राइज टू सेकेंडरी फ्री रेडिकल। सेकेंडरी फ्री रेडिकल, मान लो सेकंड चॉइस के तौर पे अगर इस Br का अटैक, इस Br फ्री रेडिकल का अटैक मान लो यहां करवा दे, एरो हाफ हेडेड लगाया, यहां करवा देते तो CH3CH और यहां Br लग जाता, यहां CH2 फ्री रेडिकल बनता, तो ये कौन सा बनता, प्राइमरी फ्री रेडिकल। प्राइमरी फ्री रेडिकल, और आपको पता है कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। तो ये ज्यादा स्टेबल बना कि नहीं, बोलो ये ज्यादा स्टेबल है कि नहीं, जबकि वो लेस स्टेबल है, तो यही ज्यादा बनेगा। और अब फर्दर ये HBr पे अटैक करेगा। एक Br तो पहले जोड़ चुका है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं जोड़ेगा, यहां से क्या जोड़ेगा, H। तो H इसने ले लिया, बना क्या, CH3CH2CH2Br, और साथ में Br फ्री रेडिकल बाहर निकल गया। H इसका जुड़ गया, Br फ्री रेडिकल फिर से जुड़ गया। बोलो बेटा प्रोपगेशन स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, वेरी वेल डन। जिसको नहीं हुआ पूछ सकता है दोबारा से, जल्दी बोले। देखो वंश, हमारे पास यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो Br फ्री रेडिकल ने या तो यहां पे अटैक करना था या यहां अटैक करना था। अगर यहां अटैक करता तो इस तरह का फ्री रेडिकल बनता, यहां अटैक करता तो इस तरह का फ्री रेडिकल बनता। ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, ये प्राइमरी है। ठीक, तो यही बनेगा, और ये आगे HBr पे अटैक करके अपने साथ क्या जोड़ेगा, H यहां जुड़ जाएगा, Br फ्री रेडिकल रह जाएगा। बोलो क्लियर अभी? और लास्ट स्टेप होता है हमेशा में हमारे पास टर्मिनेशन। लास्ट स्टेप क्या होता है, टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन में क्या होगा, ये जो Br फ्री रेडिकल बचे होंगे ये आपस में जुड़ जाएंगे और फ्री रेडिकल्स बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है जी, इस तरह से करके। क्लियर, समझ में आया? फ्री रेडिकल खत्म, रिएक्शन खत्म। पर आप देखो यहां मेजर प्रोडक्ट यही बना कि नहीं बना, विच इज एंटी टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो इसलिए हुआ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्योंकि मैकेनिज्म ही चेंज हो गया। ठीक, मार्कोनिकॉफ रूल में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती थी, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में फ्री रेडिकल एडिशन हो गई। बोलो क्लियर? पर मजे की बात बताता हूं, सबसे ज्यादा मजेदार बात, सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि अगर मैंने इसकी जगह मान लो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया होता, जो कि ले ही रहे हैं अभी तक, इसमें HCl ऐड किया होता,
और HCl भी कैसे ऐड किया होता, इन द प्रेजेंस इन द एब्सेंस, दोनों में। यहां पे ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ओपी, ओपी मतलब ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ये ले लिया होता। तो बेटे यहां जब ऑर्गेनिक पेरोक्साइड नहीं था तो मार्कोनी कॉफरूल आना था, Cl यहां लगना था। और मजे की बात है HCl के एडिशन में पेरोक्साइड में भी हमारे पास मार्कोनी कॉफरूल ही लगता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंटी मार्कोनी कॉफरूल ओनली occurs in addition of HBr। ना तो ये HI में होता है, ना ये HCl में होता है, ना HF में होता है, सिर्फ HBr में होता है। अगर HCl दिया हो और पेपर में दिया होगा, HCl का पेरोक्साइड लिखा होगा, पेरोक्साइड के झमेले में पढ़ना नहीं, वो सिर्फ HBr में ही होगा। सर क्यों? देखो ध्यान से, प्रोपगेशन के स्टेप 2 हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2। ये प्रोपगेशन के 2 स्टेप हैं और सारा रिएक्शन इसी पे डिपेंड करता है। हमारे पास 4 एसिड थे, ठीक, और उनके 2 स्टेप थे। हम सिर्फ प्रोपगेशन स्टेप की बात करेंगे भाई। एक एसिड था HF, दूसरा HCl, तीसरा HBr, चौथा HI। और स्टेप 2 है प्रोपगेशन के। पहला, अटैक ऑफ फ्री रेडिकल and forming the bond with carbon, and further attack of this free radical on HX, halogenesis। ये 2 स्टेप हैं, समझे कि नहीं? अब देखो HF के केस में अगर मैं पहला स्टेप देखता हूं, HF के केस में पहला स्टेप देखता हूं तो F फ्री रेडिकल अटैक करेगा और F फ्री रेडिकल बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि F का बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता है। एक तो अटैक जल्दी करेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए, एनर्जी रिलीज होगी। तो बेटे इस केस में पहले स्टेप में एनर्जी रिलीज होगी, ये डेल्टा H लिखेंगे यहां पे एनर्जी चेंज लिखेंगे अपन, डेल्टा H। तो ये नेगेटिव होगा फर्स्ट स्टेप। अगर यहां पे Cl अटैक करता तब भी ये नेगेटिव होता, एनर्जी रिलीज होती। अगर ये HBr है, Br अटैक करता तब भी एनर्जी रिलीज होती, नेगेटिव होता। लेकिन बेटे अगर यहाँ पे I होता तो बेटा I बहुत बड़ा है, वो यहां आसानी से अटैक नहीं करता, इसके लिए उसको एनर्जी देनी पड़ती। तो बेटा HI का फर्स्ट स्टेप एंडोथर्मिक होता, यानी इसमें हीट की जरूरत पड़ती, हमें एनर्जी देनी पड़ती, ठीक। जबकि F आसानी से अटैक करेगा, Cl आसानी से अटैक करेगा, Br आसानी से अटैक करेगा, उनके बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे, इसलिए एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन I आसानी से अटैक नहीं करेगा, इस वजह से वहां पे एनर्जी देनी पड़ेगी। बोलो पहला स्टेप समझ में आया? अब सेकंड स्टेप देखना। सेकंड स्टेप में यहां HX को टूटना है, सेकंड स्टेप में यहां HX को टूटना है, सेकंड स्टेप में यहां HX को टूटना है। तो देखो बेटे HF का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आसानी से नहीं टूटेगा। तो भैया अब HF के लिए एनर्जी चाहिए, HF को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो डेल्टा H कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी हीट इज एब्सॉर्ब्ड। पॉजिटिव मतलब हीट इज एब्सॉर्ब्ड, नेगेटिव मतलब हीट इज रिलीज्ड। तो इसका सेकंड स्टेप पॉजिटिव होगा। HCl का बॉन्ड तोड़ना होगा, वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसमें भी एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, क्लियर। लेकिन HBr का बॉन्ड वीक होगा, तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी, आसानी से टूटेगा, आराम से एनर्जी रिलीज होगी। इसी तरह से HI में भी एनर्जी रिलीज होगी। अब इस डाटा को ध्यान से देखो तो आप क्या पाओगे, सिर्फ और सिर्फ HBr एक ऐसा है जिसमें प्रोपगेशन के दोनों स्टेप एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, एक्सोथर्मिक है, यानी स्पॉन्टेनियस है, यानी फीजिबल है, यानी आसान है। जबकि बाकी सब में एटलीस्ट एक स्टेप एंडोथर्मिक है। जैसे HF में सेकंड स्टेप एंडोथर्मिक है, HCl में सेकंड स्टेप एंडोथर्मिक है,
HI में तो फर्स्ट स्टेप भी एंडोथर्मिक है। सिर्फ HBr में दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है और हीट रिलीज होना स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना होता है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी यही अटेन कर रहा है। ठीक, फिर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे ना, तो फिर फिजिबिलिटी भी इसकी क्लियर कर देंगे कि क्यों ऐसा हुआ। तो थर्मोडायनेमिक्स के बाद ज्यादा समझ में आ जाएगा। अगले साल करवाऊंगा ये मैं दोबारा से ना अल्काइल हैलाइड में, तो वहां इसको और तरीके से एक्सप्लेन करेंगे डेल्टा जी को साथ में लेके, क्योंकि तब तक तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके होंगे। अभी थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा है इसलिए अभी नहीं मालूम है। बट एनी हाउ, आप अभी तो ये बोल सकते हैं कि सिर्फ HBr एक ऐसा केस है जिसमें दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक है, बाकी सब में एक स्टेप एंडोथर्मिक होता है। इस वजह से सिर्फ HF ही एक ऐसी चीज है जो एंटी मार्कोनी ऑफरूल देती है, बाकी नहीं देते। बोलो बेटे, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ओके, एक ना बहुत मजेदार सी चीज बता रहा हूं आपको, ये मिटा दूं जी। एक बहुत ही मजेदार सी चीज बता रहा हूं, ध्यान देना। ये हो गया मार्कोनी ऑफरूल, एंटी मार्कोनी ऑफरूल, ये +1 की स्टडी हो गई। और इसमें ये भी पढ़ लिया कि एंटी मार्कोनी कहाँ लगता है और मार्कोनी कैसे लगता है, मॉडिफाइड मार्कोनी कैसे होता है, ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब चलो थोड़ा सा आगे, एक छोटी सी चीज और बता रहा हूं, उसके आई विल बी गिविंग यू सम होमवर्क, ट्राई दैट एट होम। ठीक, और फिर देखो तुम्हें समझ में आता है कि नहीं। एक बात याद रखना बेटा, फ्री रेडिकल में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती। तो HBr की एडिशन जब परऑक्साइड में होगी तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे। ठीक, देखो बेटे, एक सिंपल क्वेश्चन है, मेरे पास है CHI, CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पे मैंने HI की एडिशन करी। इसकी एडिशन करी HI। चलो इसको फिर देखेंगे, सिमेट्रिकल रिएजेंट में ज्यादा करवाएंगे इसको, है ना। अभी छोड़ो, सिमेट्रिकल रिएजेंट में पकड़ेंगे इसको, इस वाले को। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ध्यान से करना। देखो बेटा, होमवर्क है, ठीक, इसमें HBr की एडिशन करनी है और HBr की एडिशन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ये पहला होमवर्क है। ठीक, दूसरा, इसमें HCl की एडिशन करनी है, HCl की एडिशन करनी है। ठीक, दो दो एडिशन है। तीसरा, HBr की एडिशन करनी है। ठीक, HBr की एडिशन करनी है। ये CCl3 लिखा है। ठीक, इसमें HI की एडिशन करनी है, HI की एडिशन करनी है। ठीक, ये चौथा है। ठीक है जी, एंड लास्टली HCl की एडिशन करनी है। बस, ये 5 रिएक्शन है जो आपने मेरे को करके भेजने हैं। नोटेड बेटा। सो आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इससे भी अच्छी चीजों के साथ।
ठीक, वाटर की एडिशन करनी है, HOCl की एडिशन करनी, बहुत सारा काम है। ठीक, थैंक्स लॉट बेटा। नोट कर लिया है? Yes, sir. Thank you, sir.